मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे यूट्यूब पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आई सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब। द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी है। मुझे 70th बीपीएससी में 19th रैंक मिली है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉट हुई है। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ब्रॉडली हम स्ट्रैटेजी पार्ट को कवर कर पाएं कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्टेज पे, क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए, क्या इसमें इंस्टीट्यूट्स वगैरह का रोल है, इन सबको हम इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग बीआईटी मिश्रा से कंप्लीट की और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं अपने प्रिपरेशन में लग गई थी। उस टाइम पे प्रिपरेशन करते करते फिर मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए और फिर मैंने यूपीपीसीएस और बीपीएससी दिया। तो यूपीपीसीएस में मुझे 74th रैंक मिली, यही 24th के यूपीपीसीएस में, और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मुझे मिली थी। और अभी बीपीएससी में मुझे 19th रैंक मिली है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉट हुई है। और इस प्रिपरेशन में मतलब अब बात कर लेते हैं कि कोचिंग वगैरह का क्या रोल रहता है, कोचिंग मैंने ली थी या नहीं। तो मैंने फाउंडेशन कोर्स कहीं से भी नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी को ही अपना बेस बनाया था। और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने रवि सर की मेंटोरशिप ली थी, जो कि वर्सेटाइल आईएएस के हैं, 2024 में। तो उस मेंटोरशिप से मुझे एक ब्रॉड डायरेक्शन मिल जाता था कि क्या किन चीज़ों को कवर करना है, कितने ड्यूरेशन में कवर करना है, किस एरिया को फोकस करना है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के भी 3 स्टेजेस होते हैं, तो इनकी ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये डायरेक्शन मिल जाने से फिर मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस कर पाती थी कि कैसे किन चीज़ों को कितना टाइम देना है। उसके बाद जैसा मैंने बोला, फाउंडेशन कोर्स मैंने कहीं से भी नहीं किया था, किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं किया था। तो प्लीज आप अपना कॉन्शियस डिसीजन लें ऐसा कोई कोर्स लेने से पहले। और बात करूं कोचिंग के एसोसिएशन की, तो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, मेंस के लिए भी कुछ टेस्ट सीरीज ली थी। और सिंस उसका भी इवैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैं अपने मेंटर को ही वापस भेज के कॉपीज दिखाती थी कि क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है और किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री मॉक इंटरव्यूज ऑफर करते हैं। तो फ्री मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने इनरोल किया था, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इंटरव्यू से पहले। तो वो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वो फ्री होते थे, वो कोई भी पेड कोर्स नहीं था उसमें। तो यही कोचिंग के साथ मेरा यही एसोसिएशन था टेस्ट सीरीज का, और जो फ्री रिसोर्सेज इनके अवेलेबल होते थे, कभी कुछ मैराथन वीडियोस वगैरह हो गए, या फिर जैसे मैंने बोला मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम्स हो गए। तो इतना ही एसोसिएशन मेरा कोचिंग के साथ था। तो प्लीज आप अपना कॉन्शियस डिसीजन लें कि आपको कहाँ इनरोल करना है और कहाँ नहीं करना। ये ब्रॉडली मैंने कोचिंग का बता दिया। अब प्रीलिम्स के पार्ट पे हम सबसे पहले आते हैं। सिंस हमारा 3 स्टेजेस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में भी देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैंने मेंटोरशिप ली थी, तो सर ने यही बताया था कि आप पीवाईक्यू को एक बेस बना के आगे प्रोसीड करें। तो पीवाईक्यूज को मैंने बहुत रिगरसली एनालाइज किया कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है। तो इससे बीपीएससी में ये समझ आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि हमारे हिस्ट्री और साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है बीपीएससी में। तो ये सबसे 2 मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। ब्रॉड बुक लिस्ट आपको मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की स्ट्रेटजी समझेंगे। हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं बीपीएससी के लिए, और घटना चक्र को। इन 2 सोर्सेज से मुझे लगता है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी। अगर आपने पहले प्रिपरेशन सीएससी वगैरह की है, तो आप आर एस शर्मा पढ़ चुके हैं, तो सीधे आप घटना चक्र को रेफर कर लीजिए, लूसेंट स्किप कर सकते हैं। बट लूसेंट और घटना चक्र सफिशिएंट है। मिडिवल के लिए भी सेम लूसेंट और फिर घटना चक्र के आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लीजिए। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है वो मोर देन इनफ है। इन हिस्ट्री की इन तीनों बुक्स को करने के बाद आप पीवाईक्यू को अच्छे से फोकस करिए। पीवाईक्यू से बहुत रिपीटेशन होता है हिस्ट्री में,
तो पीवाईक्यूज नॉन नेगोशिएबल हैं, उन्हें जरूर करें। साइंस पे आते हैं, तो साइंस पे आप 6 to क्लास 10th की एनसीईआरटी कर सकते हैं। मैंने 6 to 10th की एनसीईआरटी की थी। उसके बाद फिर वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने पूरा किया था। बीपीएससी के जितने भी अवेलेबल थे लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के, उनको मैंने कंप्लीट किया था। तो साइंस के लिए आप 6 to 10th एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप लूसेंट या घटना चक्र को भी रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र नहीं भी हो पा रहा है तो लूसेंट और क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी ये सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं विद पीवाईक्यू। उसके बाद पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था। लक्ष्मीकांत इज मोर देन एनफ। अब जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन 71st में भी थोड़े से डायनामिक क्वेश्चन आने लगे हैं अब पॉलिटी में, तो आप लक्ष्मीकांत को ट्राई करिए कि जिन एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन एरिया से आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट पूरी बुक भी आप ना भी कर पाए तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, ये सब टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। और अगर आपको लक्ष्मीकांत टफ लग रही है तो फिर आप लूसेंट को रेफर करिए और लूसेंट में एटलीस्ट जितना पार्ट दिया है उसको अच्छे से कमांड करने की कोशिश करिए। उससे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद इनके बाद आप फिर अगेन पीवाईक्यू जितने हैं पॉलिटी के उसको कमांड कर लीजिए। उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का बीपीएससी में उतना रोल नहीं रहता है। इन्वायरमेंट इकोनॉमी हम ऊपर से भी थोड़ा बहुत करके जाएंगे जो करंट की चीजें हैं, या इकोनॉमी की कोई एक बुक आप रेफर कर लीजिए। इधर मृणाल सर की बुक हो या कुछ यूट्यूब के वीडियोस अगर मैराथन वगैरह के फ्री मिल रहे हैं तो उनको आप रेफर कर लीजिए। इकोनॉमी में करंट का रोल ज्यादा बढ़ जाता है बीपीएससी में। जो हमारा बिहार का बजट सर्वे आ गया या उस ईयर का जो बजट सर्वे सेंट्रल आया है, उन सबको आप रेफर करिए, वो ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ये इन्वायरमेंट और इकोनॉमी हो गया ब्रॉडली। और इन्वायरमेंट के लिए भी अगेन करंट अफेयर्स ही मेजर सोर्स होते हैं बीपीएससी में। इन्वायरमेंट के ऐसा उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर भी आपको अगर करना है तो आप शंकर आईएएस की बुक मैंने की थी, तो वो आप उसके अगर कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो उसको कर लीजिए। वो बुक ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर बिहार स्पेशल का पार्ट रहता है हमारा। तो बिहार स्पेशल में एक बुक आती है तथ्य सार करके मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। या फिर बिहार स्पेशल की कोई भी और बुक है, लाइक कोई भी जो मतलब बिहार स्पेशल को कवर करता हो। ज्यादा डेंस बुक में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम पूरे बुक को पढ़ पाए। तो एक भी कोई भी जो पतली कंपाइलेशन आपको बिहार स्पेशल के स्टैटिक सोर्स के मिल जाए उसको कंप्लीट करके कवर कर लीजिए। और इस सेक्शन के जो पीवाईक्यूज हैं, अगेन पीवाईक्यूज आर नॉन नेगोशिएबल। एटलीस्ट बिहार स्पेशल के पीवाईक्यूज आप पूरे करके जाएं, उससे बहुत रिपीटिशन रहता है एग्जाम में। ये कवर करने से आपका बिहार वाला पार्ट इजीली टैकल हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं मैथ्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में आते हैं। तो मैं बोलूंगी एक बेसिक एप्टीट्यूड की टॉपिक्स की बुक को आप फॉलो कर लीजिए जो भी आप करें। अगर कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपने उसमें सीसेट वगैरह या एप्टीट्यूड का पार्ट प्रिपेयर किया होगा तो उससे हो जाएगा। और अगर नहीं दे रहे हैं तो बेसिक जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, क्लॉक के क्वेश्चन हो गए, डाइस के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, इन सबको आप थोड़ा तैयार कर लीजिए। क्योंकि वो जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मतलब नॉन नेगोशिएबल है, वो इजी आ रहे हैं। तो आप ट्राई करिए कि उनमें से आप मैक्सिमम पार्ट को कवर कर पाए ताकि आपका एक अच्छा स्कोर ओवरऑल पेपर में इससे बढ़ जाए। ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स के हो गए। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए हम 11th-12th की एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, अपने आप में ही सफिशिएंट है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी और पीवाईक्यूज, अगेन जो पीवाईक्यूज बीपीएससी ने पहले पूछ रखे हैं आप उनको रेफर करिए। ये ब्रॉड सब्जेक्ट लिस्ट बुक लिस्ट हो गई। अब करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में हर साल ईयरली कंपाइलेशन एग्जाम के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ईयरली कंपाइलेशन को जब वो आ जाए तो उसको ले लीजिए। उसके पहले आप चाहें तो कोई एक मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की, बट जिसको भी आप कर रहे हैं उसको रिगरसली करें, एक इंस्टीट्यूट की फॉलो करिए और उस मंथली मैगजीन से ट्राई करिए कि जब तक ईयरली कंपाइलेशंस नहीं आती हैं वो मंथली मैगजीन्स आपकी 2-3 बार रिवाइज हो जाए तो आपके ऊपर अचानक से एक लोड नहीं आएगा कि साल भर के करंट अफेयर्स एक बार में करने हैं। तो वो ईयरली कंपाइलेशन आप यूज कर लीजिए। उस ईयरली कंपाइलेशन जब वो आ जाता है मार्केट में तो आपका गोल ये होना चाहिए कि उससे भी जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसमें बजट सर्वे वगैरह भी कवर्ड होते हैं, उसको आपको मेमोराइज करना है ताकि जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए वो गलत नहीं होने चाहिए। ये करंट अफेयर्स की ब्रॉडली यही स्ट्रेटजी थी मेरी। और वीडियोस वगैरह भी जो मैंने देखे थे करंट अफेयर्स के, वो फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते थे, मैराथन वीडियोस हो गए, जो कभी कभी पढ़ते पढ़ते मेरा मन नहीं लग रहा है तो फिर मैं वो वीडियोस देख के ट्राई करती थी कि कुछ मुझे मेमोराइज हो जाए। एग्जाम जब नजदीक आता था तो
कुछ मैराथन वीडियोस आते थे करंट के, तो उनको मैं मेमोराइज करने की कोशिश करती थी। तो ये सारे फ्री रिसोर्सेज थे, इसमें ऐसा कुछ भी पेड प्रोग्राम मैंने नहीं लिया था स्पेशली करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। वो जो मैगजीन्स आती हैं वो अपने आप में सफिशिएंट होती हैं, उतना भी अगर हम मेमोराइज करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दें तो उससे काम हो जाता है। ये ब्रॉड बुक लिस्ट थी। अब मैं मॉक्स वगैरह की बात करती हूँ, तो 2-3 मॉक्स अब मैं सजेस्ट करूँ कि आप ऑफलाइन मोड में दे दीजिए। ऑफलाइन में मॉक देने से एक हमारे एग्जाम की रफ प्रैक्टिस हो जाती है कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। अब तो 70 सेकेंड में ई ऑप्शन को भी कलर करने की बात हो रही है, तो आप उस तरह से अपने आप को टाइम करके टेस्ट 3-4 दे दें ताकि आपको ब्रॉड आइडिया लग जाए कि कैसे चीजों को कवर करना है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आप और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली दे सकते हैं। बट 3-4 मॉक के बाद भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज ए मॉक लगाते हैं, आप 69 का पेपर ले लीजिए, 68 का पेपर ले लीजिए, 70th का पेपर ले लीजिए। इन पेपर्स को अगर आप रिगुलरली प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे में टाइम मैनर में, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एक अच्छा बेस आपका तैयार हो जाएगा। इससे आपके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। तो इतना करने से आई थिंक प्रीलिम्स अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में भी हमारी मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें 2 राउंड या 3 राउंड में पेपर को कवर करना है और ट्राई करें कि फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो आप शॉर्ट हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर सेकेंड राउंड में जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें और देखें कि कितना रिस्क लेने की जरूरत है। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है एग्जाम हॉल में, दिमाग को काम रखना है। दिमाग को आप काम रखेंगे तो फिर आपको उस एग्जाम हॉल में अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस भी टैकल करने में आसानी होगी। अगर बहुत पैनिक कर जाएंगे तो फिर एग्जाम हॉल में हो सकता है आप आसान क्वेश्चन भी गलत कर दें। तो यही ब्रॉडली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। अभी तो अब 70 सेकेंड में बहुत कम टाइम रह गया है प्रीलिम्स को, तो आप प्रीलिम्स मोड में आ जाएं और अभी प्रीलिम्स को ही आप प्रैक्टिस करें। तो ये हमारी ब्रॉडली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। अब ब्रॉडली हम मेंस के स्टेज पे आते हैं और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो प्लीज अपना 200% मेंस में दें, बिकॉज मेंस से ही हमारी मेरिट मेजरली डिसाइड होती है। तो सबसे पहले कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है, तो वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, ये सब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो पेपर एक हर्डल नहीं होता है। ऑप्शनल का पेपर बीपीएससी में क्वालिफाइंग होता है, तो आपका जो भी ऑप्शनल है उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और उस हिसाब से तैयार करने की कोशिश करें कि आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाए उसमें, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। तो वो हो सकता है आप अगर उसमें फंसे तो आप बहुत मेंस में आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो प्लीज उसको प्रिपेयर करके चलें। अब हम मेरिट वाले पेपर्स पे आते हैं जिनसे मेरिट बनती है। तो सबसे पहले एसए के पेपर पे आते हैं। तो एसए में हमें थोड़ा सा प्रिपेयर अपने हिसाब से करके चलना है, बिकॉज हमारे में ऐसे में एक बिहारी प्रोवर्ब वाला भी ऐसे आता है और 2 ऐसे आते हैं। तो हमें टोटल 3 ऐसे लिखने होते हैं, जिसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ट्राई करिए कि ऐसे के शुरू में आप ब्रेनस्टॉर्म कर लें कि आप पहले तो किस टॉपिक को चूज करेंगे और उस टॉपिक को चूज करने के बाद आप उसमें क्या पॉइंट्स डालेंगे, क्या आप लिखने वाले हैं। ये एक रफ स्ट्रक्चर आप पहले बना लीजिए। रफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप तीनों ऐसे को अटेम्प्ट करें। आप एक ऐसे करके भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर अपने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा देखते हुए कुछ प्रैक्टिस करके जाएं ऐसे के लिए कि कितना आप टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग को देंगे, कितना आप ऐसे को लिखने में टाइम देंगे। और एक सबसे बड़ी चीज ऐसे में होती है कि फ्लो थोड़ा मेंटेन करना होता है कि एग्जामिनर को वो जीएस का पेपर ना लगे। एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट उसमें बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि लगे कि आप एग्जामिनर से कन्वर्स कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स एक ब्यूरोक्रेट का लिखा हुआ ऐसे है तो वो बहुत ब्लैंक पे में भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कन्वर्सेशन है। आपको यही प्रैक्टिस करके एक बैलेंस बनाना है कि ऐसे थोड़ा इम्पैक्टफुल भी हो, थोड़े डेटा पॉइंट्स वगैरह भी हो। बहुत कम डेटा पॉइंट्स वगैरह ऐसे में यूज करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और वो एक मैसेज जो सेंट्रल आइडिया आपके ऐसे का है उसको भी कन्वे करें। तो इसके लिए आप कुछ कोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जो हर साल आ रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक हो गया, इन्वायरमेंट का टॉपिक हो गया, वुमेन का टॉपिक हो गया, एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है, इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो इससे आपको जो एग्जाम में टॉपिक आएगा उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये आपका आराम से प्रिपेयर रहेगा और इजिली लिख पाएंगे उसको। उसके बाद आप जैसे कुछ फिलोसॉफिकल एसेज भी आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, या अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली है तो आप उसमें लिख के प्रैक्टिस करिए।
और थोड़े से फिलोसफिकल एसेज भी तैयार करके जाइए, ताकि अगर एग्जाम में उस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली टैकल कर पाए। इसके बाद बिहार के जो प्रोवर्ब वाला पार्ट हमारा रहता है, तो उसमें एक आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती हैं। उनमें से कोई एक पीडीएफ उठाइए और ट्राई करिए कि बिहार के जितने भी प्रोवर्ब्स हैं आप उसको उसका अर्थ एटलीस्ट समझ जाएं। अगर आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे तो फिर आप उन एसेज को आराम से टैकल कर पाएंगे। कि अगर आप मतलब समझ गए तो आप फिर उस ऐसे को बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। फिर वो बिल्कुल एक फिलोसॉफिकल ऐसे की तरह होता है, और 4 टॉपिक्स रहते हैं, तो उसमें से एक ना एक टॉपिक ऐसा रहता है जिसका मतलब आप आराम से समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। तो ये ब्रॉड ऐसे की स्ट्रैटेजी है। ट्राई करिए कि तीनों ऐसेज आप अच्छे से लिखें, ताकि कोई भी एक ऐसे बहुत अच्छा नहीं है और एक बहुत खराब इंप्रेशन ना जाए एग्जामिनर से। बैलेंस्ड वे में तीनों ऐसे को अटेम्प्ट करना है। अब हम जीएस 1 पे आ जाते हैं। जीएस 1 पे मतलब हिस्ट्री ऑफ बिहार और हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें कवर करना होता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हमने प्रीलिम्स में स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ी है, उससे टैकल बहुत आराम से हो जाएगा। उसी चीज को बस आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है, और थोड़े डेटा वगैरह जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स के नाम हो गए, लीडर्स के नाम हो गए, ये सब मेंशन करते हुए आपको एक अच्छा आंसर लिखना है प्रीलिम्स वाली इंफॉर्मेशन को ही यूज करते हुए। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री का पार्ट होता है, जिसमें कि संथाल रिवेलियन हो गया, बिरसा मुंडा मूवमेंट हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, पाल आर्ट हो गया आर्ट कल्चर में, पटना कलम पेंटिंग्स हो गया, तो ये पार्ट बहुत रिपीटेटिव होते हैं। ये मतलब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में लगभग हर साल इनमें से इन्हीं में से एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस के कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज जो ये सिलेबस के टॉपिक मेंशन्ड है स्पेशली बिहार पार्ट के लिए, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, संथाल अपराइजिंग हो गया, बिरसा मूवमेंट हो गया, तो इनको आप प्लीज तैयार करके जाएं। और इसका बहुत ही अच्छा सोर्स एक पीवाईक्यूज हो सकते हैं। कोई भी कंपाइलेशन आप पीवाईक्यूज की सॉल्व ले लें और वो सॉल्व कंपाइलेशन से आप इनके आंसर्स पढ़ लें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बिहार वाले पार्ट को टैकल करने के लिए। उसके अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह का भी पार्ट है वो मोस्टली रिपीटेटिव रहता है, तो वो इजीली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत आराम से टैकल हो जाएगा। फिर आर्ट कल्चर की बात आती है, तो आर्ट कल्चर में आप वही मॉडर्न आर्ट, पाल आर्ट और पट्टा कलम पेंटिंग, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये तो आपके एकदम फिंगर टिप्स पे तैयार होने चाहिए। ये हर साल प्रीवियस ईयर में रहते हैं, तो इनमें से बहुत हाई चांस है कि आपको 1-2 क्वेश्चन वो देंगे जिनसे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। इसके अलावा जो हमने प्री के लिए पढ़ा था उसी में से आर्ट कल्चर एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की आर्ट कल्चर की, वो आप रेफर कर लीजिए, या नितिन सिंघानिया के फ्री नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज कर लीजिए। इनसे आपका आर्ट कल्चर बहुत आराम से टैकल हो जाएगा। और बाकी के लिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर करंट अफेयर्स पे आते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए भी एक तो हमने जो मंथली मैगजीन्स पढ़ी हैं, वो अगर उसमें से आप मेंस वाला पार्ट सेग्रीगेट कर पाए तो उसी से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मेंस के बहुत सारे कंपाइलेशन भी मेंस के पहले मार्केट में आ जाते हैं, तो कोई एक कंपाइलेशन आप उठा लीजिए और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उस साल बहुत न्यूज में रहे हैं, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक, उनको आप तैयार कर लीजिए। बिकॉज हाई चांसेस है कि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई ट्रेड डील हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई बहुत इंपॉर्टेंट विजिट हुई है, उसको तैयार कर लीजिए, तो क्वेश्चन वहां से आपके करंट वाले टैकल हो जाएंगे। बाकी तो करंट अफेयर्स मतलब बहुत लंबा पोर्शन होता है, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। मेंस में भी आप स्टैटिक वाले पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। अब इसका एक पार्ट जीएस 1 में रह जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आप ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रॉम 63rd 64th से लेकर अभी तक के 70th 71st के, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। वो प्रैक्टिस करने से हमारी जो डीआई प्रैक्टिस करने की आदत थोड़ी छूट जाती है, तो वो आपके उस पार्ट को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। और उसके अलावा सिंस डीआई अब थोड़ा टफ भी आने लगा है, 70th में भी डीआई काफी लेंदी आया था, तो आप अगर मार्केट में कोई अच्छी बुक उसकी अवेलेबल है तो आप उससे भी थोड़ा सा डीआई को मेंस के टाइम एटलीस्ट रोज 1 घंटा या एक या 2 क्वेश्चन रोज जरूर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे टेंशन और प्रेशर भी ना हो कि मैंने डीआई कंप्लीट नहीं किया है। ये ब्रॉड हमारी जीएस 1 की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा पीवाईक्यूज को जरूर फोकस करके जाइए, वो तैयार होने चाहिए, उससे रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। अगेन अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो टेस्ट सीरीज को 3 घंटे में प्रॉपर टाइम्ड मैनर में लिख लीजिए, एटलीस्ट दो फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर लिख के जाइए। नहीं ज्वाइन की है तो 69th और 70th या लास्ट के जो भी 1-2 ईयर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आप फुल लेंथ की तरह लगा के प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाइए। ये जीएस 1 की ब्रॉड स्ट्रेटेजी थी। अब जीएस 2 पर आते हैं। जीएस 2 बिहार में बीपीएससी में थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है।
इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, बिहार के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, तो इसको ट्राई करें कि आप प्री के पहले भी अगर प्रिपेयर कर पाएं तो GS2 का कुछ पार्ट तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए, सिंस इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन सब कुछ इसी में पूछे जाते हैं, तो इनको प्रिपेयर करके पहले से रखिए। और जहां तक बात रही रिसोर्सेज की, तो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से आपके स्टैटिक क्वेश्चंस आराम से टैकल हो जाएंगे। उसके अलावा जो करंट के कुछ कंपाइलेशंस मेंस 365 वगैरह आते हैं मार्केट में, उसको तैयार कर लीजिए। उसमें जो आपको करंट के डायनामिक पॉलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके उससे टैकल हो जाएंगे। अगेन बिहार रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या बिहार में कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में, ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो कोई भी एक सॉल्व क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ले लीजिए और बिहार के एटलीस्ट जो पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह के पार्ट हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक बहुत रिपीट होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। अगेन इंडियन इकोनॉमी के लिए जो करंट में इकोनॉमी के इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। किसी भी एक कंपाइलेशन को ईयरली उठाइए या मंथली मैगजीन्स को उठा लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर हो, उनको आप तैयार कर लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमारा वही ज्योग्राफी जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, वही सेम ज्योग्राफी को हमें आंसर राइटिंग के लिए यूज करना है। उसको आप प्रैक्टिस करिए, वो सेम नॉलेज आपकी आंसर राइटिंग में यूज हो जाएगी। बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें टैकल हो जाती हैं बिहार वाली। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे रिपीटेटिव होते हैं, जैसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हो गए, इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेट होंगी, तो इनको आप जरूर तैयार कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब साइंस टेक्नोलॉजी पे आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अगेन आपने जो स्टैटिक सोर्स पढ़ा है वो जैसे कि बेसिक जो मिसाइल्स वगैरह हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। और अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें बहुत रिपीटेशन होता है साइंस टेक्नोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, नैनो टेक्नोलॉजी हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो या साइबर सिक्योरिटी वगैरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल थॉरो करके जाना है। और जो करंट में मैंने बताया मेंस 365 या कोई ईयरली कंपाइलेशन और जो अवेलेबल है उससे आप करंट के इवेंट्स जरूर साइंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी वाले देख लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गया, फिर जीन सीक्वेंसिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे अभी डेटा ब्रीच वगैरह में साइबर सिक्योरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। साइंस टेक आपका यहाँ से टैकल हो जाएगा। इसके अलावा जैसा मैंने बोला PYQs को अच्छे से GS2 में भी जितने PYQs हैं वो जरूर आप तैयार करके जाएं। बहुत हाई चांस है कि आपके क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो अगर कुछ बदल के आएगा तो आप कोर मटेरियल आपका प्रिपेयर्ड रहेगा तो आप उससे इसको टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर टेस्ट आपने लिए हैं तो कुछ टेस्ट लिख के जाइए, नहीं लिए हैं तो अगेन GS2 के जो PYQs हैं फुल एंड टेस्ट उन 2-3 साल के बैठ के लगा लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिंस GS2 में हमें लिखना ज्यादा होता है तो उसको ट्राई करिए कि वो 3 घंटे में आप उस पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। यही ब्रॉडली GS2 की स्ट्रेटेजी है और ये ओवरऑल हमारे मेंस की स्ट्रेटेजी है। ऑप्शनल जैसा मैंने बताया कि ऑप्शनल को आप तैयार कर लीजिए, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आप उसको प्रिपेयर करके रखिए कि आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स उसमें क्वालिफाइंग होते हैं, तो आप 60-70 का टारगेट लेके चलिए कि आप एक सेफ रेंज में रहें, ऑप्शनल के कारण आपके पेपर ना रुकें। ये ब्रॉडली मेरे मेंस की स्ट्रैटेजी थी। अगेन इसमें मैंने जो टेस्ट वगैरह लिखे थे, तो सिंस मुझे कोचिंग वाले टेस्ट से उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, तो फिर मैं अपने मेंटर को दिखाती थी, रवि सर जैसे मैंने बताया वर्सेटाइल आईएएस से, तो उनको मैं भेज के अपने आंसर्स इवेलुएट करवाती थी कि क्या मिसिंग है और क्या इम्प्रूवमेंट की और नीड है। तो इससे मुझे एक फीडबैक मिल जाता था कि कहाँ काम करने की जरूरत है। तो आप अगेन कॉन्शियस डिसीजन लें कि कहाँ ज्वाइन करना है, नहीं करना है, और नहीं कर पाए तो अगेन PYQs के फुल एंड टेस्ट लिखें और अपने किसी मेंटर या पीयर ग्रुप में उसको इवेलुएट करवाएं। अब इंटरव्यू स्टेज पे आ जाते हैं। तो देखिए इंटरव्यू स्टेज तक जाते जाते आपकी नॉलेज बैंक बहुत इनरिच हो चुकी होती है, सिंस आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके होते हैं, मेंस आपने लिखा होता है, तो हमारा नॉलेज बेस काफी इनरिच हो जाता है। तो अभी से इंटरव्यू स्टेज की टेंशन ना लें कि मॉक इंटरव्यूज वगैरह के जो वीडियो आते हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आंसर कर पाएंगे या नहीं। आप जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपकी नॉलेज बेस उतनी हो जाएगी। और इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है, ऑनेस्टी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में। आप ऑनेस्ट रहें,
काफी एक्सपीरियंस लोग बोर्ड में बैठते हैं, तो आप अगर उनके सामने ब्लफ करेंगे तो ऑफ कोर्स वो तुरंत पकड़ लेंगे और फिर हो सकता है आपकी उस मुद्दे पे काफी ग्रिलिंग हो जाए और आपका इंटरव्यू एक डिजायर्ड डायरेक्शन में ना जाए। इसीलिए आप ट्राई करिए कि जितना ऑनेस्ट आप रह पाए इंटरव्यू में उतना अच्छा है। जो चीज आपने, अगर आपके गैप ईयर्स हैं, जैसे पढ़ाई को टाइम हो गया है या आपने पहले कोई जॉब वगैरह की है, उसके बाद आपने रिजाइन करके थोड़े टाइम तैयारी में लगा दिया है, उसको ऑनेस्टली एडमिट करें कि हाँ ये तैयारी ऐसी है, टाइम लग जाता है और बोर्ड के सामने भी वैसे कैंडिडेट्स काफी आते हैं, तो ये कोई एक बहुत मेजर इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने करंट इवेंट्स पे एक ओपिनियन बना के रखें कि करंट अफेयर्स वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि आपका इस इशू पे क्या स्टैंड है, क्योंकि बोर्ड आपसे वही जानना चाहता है कि चीजें तो हो रही हैं दुनिया में, आपका उस इशू पे क्या स्टैंड है। जैसे हमारे टाइम पे वंदे मातरम का इशू था, ईरान अमेरिका ने वॉर शुरू कर दी थी, तो इन सब चीजों पे आपका एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना है। और उसके बाद ट्राई करें कि इंटरव्यू बोर्ड में जितने आप कॉर्डियल रह पाए, पोलाइट वे में आंसर कर पाए, इवन आप डिसएग्री करें तो सिर्फ उतने सीनियर मेंबर्स आपके सामने बैठे हैं तो उसको पोलाइटली डिसएग्री करें, उनसे किसी आर्ग्यूमेंट मोड में वहां पे नहीं जाना है आपको। आप वहां पे कैंडिडेट की पोजीशन पे बैठे हैं और वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें, बट उसको रूड वे में वहां पे कन्वे नहीं करना है। और रही बात मॉक इंटरव्यूज वीडियोस की, तो वो मॉक इंटरव्यू में ग्रिलिंग ज्यादा होती है, एक्चुअल इंटरव्यू मुझे लगता है काफी कॉर्डियल लाइंस पे जाता है, उतनी ग्रिलिंग उस इंटरव्यू वीडियो में नहीं, एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं होती है। और रही बात मॉक्स वगैरह की, तो मैंने जितने मतलब फ्री प्रोग्राम सिंस मॉक इंटरव्यूज के सारे इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, लगभग कुछ पेड भी करते हैं, बट मैंने जितने फ्री अवेलेबल इंटरव्यू मीडियम मॉक अवेलेबल हो रहे थे वो मैंने ट्राई किए थे। और सिंस मुझे प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहां मिल जाता था कि जाके मैं देख पाऊँ कि मेरी तैयारी कहाँ पहुंची है, तो इसके लिए मैं फ्री मॉक इंटरव्यूज दे देती थी। तो आप भी 4-5 फ्री मॉक इंटरव्यूज जरूर दें, और उससे ज्यादा देने की मुझे नहीं लगता है नीड है, क्योंकि फिर आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी जो है वो शायद चेंज हो जाए बहुत ज्यादा फीडबैक लेने से। खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, कुछ वैसा आपको अगर लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर काम करें, उससे ज्यादा अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मॉक इंटरव्यूज के फीडबैक को भी बहुत क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर नहीं लेना है, अपने ऑनेस्टी को और अपने आप जो आप हैं वो वहां पे प्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं आगे कि फैमिली सपोर्ट और इकोसिस्टम पे भी। तो सिंस मैंने पूरी तैयारी अपने घर से ही की है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। प्लीज आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर रह रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर घर में मिले जो आप पढ़ाई कर पाएं, बिकॉज अगर आप घर से पढ़ रहे हैं तो वो माहौल का होना बहुत जरूरी है, थोड़ी शांति का होना जरूरी है। नहीं हो पा रहा है तो जरूर आप, अगर आपको कहीं लगता है कि आप जाके पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उसको चूज करें, और आपकी प्रायोरिटी इस समय पढ़ाई होनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि मैंने कोई पेड फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग नहीं ली थी, मैंने मेंटोरशिप ली थी। और अगेन इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं, वो जो मेरे मेंटर थे रवि सर फ्रॉम वर्सेटाइल आईएएस, उनसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती थी जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते थे, या जिन पे मुझे अपना, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, यूसीसी बिल हो गया, जिन पे मुझे अपना स्टैंड लेने में दिक्कत होती थी कि क्या स्टैंड होना चाहिए, उन चीजों को मैं उनसे डिस्कस कर लेती थी। फिर डैफ रिलेटेड डिस्कशन भी वो मेरे करा देते थे कि डैफ में क्या करना है, किस चीज पे क्या बोलना है, तो ये सारी चीजें उसमें भी हेल्प हो जाती थी मुझे। और यही मेंटोरशिप से मैंने सेल्फ स्टडी को पूरा अपना आगे बढ़ाया। और इसके बाद फिर वही टेस्ट सीरीज वगैरह से थोड़ी बहुत मैंने की थी, उसका रोल रहा। और फिर मतलब फैमिली सपोर्ट में जैसे मेरी मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, वो उन्होंने मुझे पूरा अलाउ किया हुआ था कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, बाकी चीजें देखने के लिए हम हैं। तो मेरी मदर एक इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में पिलर की तरह रही हैं। उन्होंने बोला कि काम करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अभी आप बस पढ़ाई करो। तो मेरा गोल बस पढ़ाई होता था, मुझे और घर में किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती थी। फिर मेरे ब्रदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें, सिंस वो खुद भी साइकोलॉजी से प्रोफेसर हैं, तो चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे इवॉल्व करना है, कैसे इंटरव्यू वगैरह की चीजों पे ओपिनियन बनाना है, ये सब चीजों पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जितने भी रिसोर्सेज मुझे लगते थे वो सारे वो बाहर से अरेंज करा के मुझे टेबल पे लाके दे देते थे, मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। और इसके अलावा पूरी फैमिली का सपोर्ट तो था ही, मतलब मेरे फादर हो गए, मेरी भाभी हो गए, सब लोग, मतलब उस समय बस यही बोल था कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया मैंने बंद रखा पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे।
और ये अगेन आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया से हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट वगैरह के पेजेस उससे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम उसमें ना चला जाए। जो आपके पढ़ाई के प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसको आप लिमिटेड वे में ही सोशल मीडिया पे दें। एक टाइम फिक्स कर लें कि इससे ज्यादा सोशल मीडिया पे हमें टाइम नहीं बिताना है, और लिमिटेड फ्रेंड्स रखें अपने टाइम को, क्योंकि हमें यही दिन के 8-10 घंटे हैं, इसी में पढ़ाई भी करनी है, इसी में फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, इसी में फ्रेंड्स से भी बात करनी है। तो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रखें, वैसे लोगों से ही इंटरेक्ट करें जो आपको सपोर्ट करते हो। उन लोगों से दूर रहें जो इस टाइम पे आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उन लोगों से एक डिस्टेंस बना के चलिए। प्रिपरेशन सिलेक्शन के बाद आप उनसे जरूर मिलें, बट अभी आप उनसे दूर रहें। और यही मैसेज होगा मेरा एस्पिरेंट्स के लिए कि प्लीज आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़े। जो भी हो, आपका सिलेक्शन हो या रुके, आपको मेहनत करते रहना है। अगर आपका सिलेक्शन रुकता भी है तो अगली बार आपको फिर से तैयारी करनी है, फिर से उठ के आना है और अपना 200% इसमें प्रोडक्टिविटी आपको देनी है। और 2 लाइनें लास्ट में कहना चाहूंगी कि खंठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसी मैसेज को दिमाग में रखते हुए आप अपने पढ़ाई को जारी रखें और बिल्कुल आप एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभरें और इस एग्जाम को क्लियर करें। थैंक्स टू द डीकेटी टीम फॉर कमिंग हियर एंड रिकॉर्डिंग द वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एस्पिरेंट्स। आप जरूर इस एग्जाम को क्लियर करें।